तो हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव तक हिला दी है। इसी को कहते हैं ऑयल शॉक। तो चलिए आज इसी संकट की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भारत के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। तो हुआ क्या था? देखिए, 2026 में सिर्फ 10 दिनों के अंदर कच्चे तेल की कीमतें $67 प्रति बैरल से सीधे $108 तक पहुंच गई। मतलब 61% की एक ऐसी छलांग जिसने सबको चौंका दिया। और इसकी वजह थी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का बंद हो जाना। और इसका असर वो सीधा हमारे मुद्रा पर पड़ा। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा तनाव का एक बिल्कुल साफ संकेत था। ठीक है, तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? पहले तो हम 2026 के इस तेल संकट को समझेंगे, फिर देखेंगे भारत की आर्थिक निर्भरता के बारे में, मतलब हमारी कमजोरी कहाँ है। इसके बाद बात होगी इसके मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट की, इतिहास से हमें क्या सबक मिलते हैं, और आखिर में इस उथल पुथल से हम निपट कैसे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर भारत तेल की कीमतों में जरा से भी उतार चढ़ाव को लेकर इतना इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों है। हमारी अर्थव्यवस्था की वो दुखती रग कौन सी है जो हर बार दब जाती है। और कहानी शुरू होती है इस एक तथ्य से कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक है। मतलब तेल की खपत के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। और हमारी ऊर्जा की यही जबरदस्त भूख हमें दुनिया भर में होने वाले झटकों के सामने थोड़ा कमजोर बना देती है। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। हम अपनी जरूरत का सोचिए 88% तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारा अपना घरेलू उत्पादन महज 12% है। और यही निर्भरता, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब निर्भरता इतनी ज्यादा है तो तेल की कीमतों में एक छोटा सा बदलाव भी पूरी अर्थव्यवस्था में एक डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक के बाद एक असर कैसे पैदा कर देता है। चलिए अब इसी को समझते हैं। तो ये पूरा सिलसिला चलता कैसे है? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले कच्चा तेल महंगा होता है तो जाहिर है हमारा इंपोर्ट बिल यानी उसे खरीदने का खर्चा बढ़ जाता है। अब ज्यादा तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, जिससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। और जब रुपया कमजोर होता है और तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्री चलाने तक सब कुछ महंगा हो जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है महंगाई पर। फिर इस महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। और इसका मतलब है कि हमारे होम लोन, कार लोन, सब कुछ और महंगा हो जाता है। और अगर आंकड़ों में बात करें कि इसका असर कितना बड़ा होता है तो समझिए कि तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे को जीडीपी के 0.5% तक बढ़ा सकती है। और वहीं कीमतों में अगर 10% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो ये सीधे सीधे महंगाई को 0.2% तक ऊपर धकेल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, भारत के लिए ये कोई पहली चुनौती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमने इतिहास में भी ऐसे संकटों को झेला है और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1973 का योम किपुर युद्ध और अरब देशों का तेल बैन, फिर 1979 की ईरानी क्रांति और 1990 का खाड़ी युद्ध, ये सभी ऐसे बड़े तेल संकट थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत कड़ी परीक्षा ली थी। और 2026 का ये जो संकट है, ये उसी कहानी का एक नया अध्याय है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? हर बड़े संकट ने हमें कुछ बड़ा और नया करने पर मजबूर किया है। जैसे 1973 के शॉक के बाद ही बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र की खोज हुई, जिसने हमारे घरेलू उत्पादन को बढ़ाया। 1979 के संकट के बाद हमें आईएमएफ से पहली बार एक बड़ा बेलआउट लेना पड़ा। और 1990 के संकट ने तो 1991 के उन ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की नींव रखी जिसने लाइसेंस राज को खत्म किया और भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। इतिहास से सबक तो ले लिए, लेकिन 2026 में इस नई उथल-पुथल से निपटने के लिए भारत के तरकश में कौन-कौन से तीर हैं? हमारे पास क्या रणनीतियां हैं? क्या बचाव के रास्ते हैं? तो देखिए, हमारे पास कुछ तात्कालिक उपाय हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व, यानी हमारा आपातकालीन तेल का भंडार। इसमें करीब 100 मिलियन बैरल तेल जमा है, जो हमें 40 से 45 दिनों का एक सुरक्षा कवच दे सकता है। दूसरा, हमें रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से 30 दिनों की एक अस्थायी खिड़की मिली है, जिससे आयात बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
और तीसरा रास्ता है कि हम डीजल जैसे ईंधन का एक्सपोर्ट यानी निर्यात कम कर दें ताकि देश के अंदर सप्लाई बनी रहे। तो एक तरफ तो ये रणनीतियां हैं और दूसरी तरफ है सरकार का नजरिया। मिसाल के तौर पर मार्च 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ये बयान उस समय के बाजार के आंकड़ों से थोड़ी अलग तस्वीर जरूर पेश करता है। अच्छा, तो इस पूरे संकट का अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये तो साफ है कि हर संकट में कुछ का नुकसान होता है तो कुछ को फायदा भी होता है। जिन सेक्टर्स पर दबाव हैं उनमें हैं एविएशन, पेंट्स, टायर्स और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इनके लिए लागत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ तेल की खोज करने वाली कंपनियां, रिफाइनरीज और एनर्जी सर्विसेज से जुड़ी कंपनियां ये संभावित लाभार्थी हो सकती हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था अस्थिरता के इस नए दौर के लिए वाकई में तैयार है? एक तरफ है हमारी तेल पर गहरी निर्भरता की सच्चाई और दूसरी तरफ है इतिहास से सीखे गए सबक और हमारे आज के बचाव के उपाय। आने वाला भविष्य शायद इसी नाजुक संतुलन पर टिका है।